आगे स्टार्ट करते हैं बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट होता क्या है, मान लो हमारे जो फ्लूइड है वो मूव कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये क्या है, एक काउंटर करंट होगा। अगर मान लो एक इसमें कर रहा है, एक इसमें कर रहा है, तो ये क्या हो गए, हमारे दो काउंटर करंट हो गए। ठीक है, तो काउंटर करंट क्या होता है, जो भी फ्लूइड होते हैं जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं वो ही क्या होता है, काउंटर करंट होता है। तो इसमें क्या होता है, मान लो हम दो केस ले लेते हैं। एक ऐसा इंसान है जो एक दिन में 5 लीटर पानी पिया जिसने, एक ऐसा इंसान है जिसने एक दिन में 500 मिलीलीटर पानी पिया, 500 ml पानी पिया। तो ठीक है, तो पहला जो है, जैसे मान लो किसी ने 5 लीटर पानी पिया, तो उसमें क्या होगा, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300। तो 300 सबसे पहले कहा आएगा ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस से पीसीटी में, पीसीटी में आने के बाद ये जो लिंब होती है हमारी, ये वाटर के लिए परमिएबल होती है। ये जो लिंब होती है लुकोफेनले की, ये वाटर के लिए परमिएबल होती है। अगर वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर बाहर आ जाएगा। वाटर बाहर आएगा तो जैसे जैसे पानी बाहर आता जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारा, NaCl। NaCl अगर है तो ऑस्मोलैरिटी उसकी बढ़ेगी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, 1200 होगी, 1200 होगी है तो क्या होगा उसमें, यहाँ पे मान लो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी भी 300 है और फिल्ट्रेट की भी 300 है, तो आइसोटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा। 300 है ब्लड की, 300 उसकी फिल्ट्रेट की है, सेम है तो क्या होगा, आइसोटोनिक। सेम के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आइसो। अगर यहाँ पे पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगी। यहाँ पे कितनी होगी है, 1200, तो क्या हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगी। फिर ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो लिम्ब है हमारी, ये किसके लिए परमिएबल है, NaCl के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, NaCl बाहर बाहर निकल जाएगा यहाँ से, NaCl। तो NaCl अगर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होती जाएगी, ऑस्मोलैरिटी कम होती जाएगी तो 800, 600, 400, 200 डीसीटी में जाके कितनी हो जाएगी, 200। तो यहाँ से कहाँ जाएगा, फिल्ट्रेट जो है वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद जो यूरिन होता है वो बाहर, यूरिन जो बाहर जाता है, अगर पानी की कोई कमी नहीं है, यूरिन आएगा वो कैसा आएगा, डाइल्यूटेड। यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूटेड। और जो डाइल्यूटेड यूरिन होता है हमारा वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। जो डाइल्यूटेड यूरिन होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। उसके बाद है कि एक जिसने 500 ml पानी पिया है, तो 500 ml पानी पिया तो क्या होगा, यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, पीसीटी में जाके यहाँ तक सेम है। डीसीटी में जाने के बाद आगे पानी है ही नहीं, उसमें पानी नहीं है, तो यहाँ पे आएंगे एडीएच और एल्डोस्टेरोन। कौन आएंगे यहाँ पे, एडीएच और एल्डोस्टेरोन। तो ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे भाई पानी को बाहर नहीं जाने दे रहा, पानी को यहीं रोकना। तो यहाँ पे जो हमारी कैपिलरीज होती है उसमें क्या आ जाएगा, H2O और NaCl। ठीक है, तो आगे यूरिन, यहाँ जो यूरिया आया है कलेक्टिंग डक्ट में, जो यूरिया आ रहा है यहाँ पे भी एडीएच काम करेगा, एडीएच एक्ट करेगा। वो बोलेगा कि यूरिया को क्या चाहिए बाहर आने के लिए, यूरिया को क्या चाहिए, पानी। पानी है ही नहीं, पानी की सप्लाई हो नहीं रही है पीछे से, तो जो यूरिया होता है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, यूरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा। और कुछ रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे पानी का भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे यूरिया आ गया, यहाँ पे क्या हमारा NaCl है। अब क्या करें, यहाँ यूरिया या NaCl कहाँ जाए, कैसे जाए। तो फिर जो ब्लड होता है हमारा, इस केस में यूरिन कैसा होगा हमारा, कंसंट्रेटेड होगा। कैसे, ब्लड है, ब्लड बोलेगा कि भाई इसको मैं लेके जाता हूँ ब्लड, तो यहाँ पे NaCl आएगा अगर ब्लड में, तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी घटेगी या बढ़ेगी। NaCl आ रहा है तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। जैसे 400, 600, 800, 1000, 1200 होगी है। 1200 होने के बाद बॉडी तो बोलेगी भाई मैं तो नहीं लूंगी इसको, क्यों, उसकी कितनी है, 300 ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, तो वो मना कर देगी मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगी इसको। तो यहाँ पे ये जो ब्लड है ये बोलेगा लुकोफेनले को, लुकोफेनले को बोले भाई मुझे पानी दे दे। लुकोफेनले के पास तो वाटर है, वो उसको बोलेगा मुझे दे दे, तो वो भी बोलता है जा तू ले ले। तो यहाँ से ये लेता है वाटर, वाटर लेगा तो यहाँ इसकी ऑस्मोलैरिटी फिर से कम होती जाएगी। क्या हो जाएगी, 300। और जब 300 हो जाती है, अब बॉडी बोलती है अब आ जा भाई तू। जब ऑस्मोलैरिटी 300 हो जाती है तो फिर ये कहाँ चला जाता है, रीनल वेन में।
रीनल वेन में। तो इसमें यूरिन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। एक ही बार जा रहा है, अगर मान लो कोई, क्यों, पानी तो पिया नहीं है उसने, पानी कितना पिया है 500 ml, 500 ml पिया, बाहर जा नहीं, पानी है नहीं, यूरिया बाहर जाएगा नहीं, तो उसमें यूरिन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट कहाँ पे आता है हमारा, ग्लोमेरुलस में। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300, बढ़ जाएगी, ये परमिएबल है वाटर के लिए, तो NaCl बच जाएगा, NaCl बच जाएगा तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, उसमें 1200 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। ये परमिएबल होती है NaCl के लिए, NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा तो 12 से ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, DCT में जाके कितनी हो जाएगी, 200। यहाँ से यूरिन सीधा कलेक्टिंग डक्ट में और बाहर। ये है जो पानी पीते हैं अच्छे से उनके लिए। उसके बाद जिसने पानी नहीं पिया, मान लो 500 ml पानी पिया जिसने, वो उसमें क्या होता है, यहाँ तक सेम रहता है DCT में। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो कैपिलरी होती है हमारी, उसके अंदर जो ADH और एल्डोस्टेरोन आते हैं, वो बोलते हैं भाई इसको बाहर नहीं जाने देना, पानी है ही नहीं, पानी नहीं है, तो ये पानी यहीं पे रुक जाता है हमारा, H2 और NaCl यहाँ पे आ जाते हैं कैपिलरीज में। तो कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिया जा रहा है, यहाँ पे एडीएच आएगा, वो पानी को जाने, पानी है नहीं, यूरिया जाएगा कहाँ से, यूरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा, कुछ वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यहाँ क्या है, NaCl, तो फिर ये क्या होगा, दोनों के, तो ब्लड बोलेगा मैं लेके जाऊंगा इसको, तो यहाँ पे जाके अगर NaCl ब्लड में एंट्री करेगा तो क्या होगा, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, तो ये ऑस्मोलैरिटी वाले ब्लड को बॉडी लेगी नहीं, तो ब्लड लूपो फैलने को बोलेगा, लूपो फैलने से पानी मांगेगा, वो उसको दे देगा, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, जब 300 हो जाएगी तो बॉडी बोलेगी अब दे दे मुझे, तो ब्लड यहाँ से किस में चला जाएगा, रीनल वेन में। ठीक है, उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग। तो सबसे पहले आता है उसमें एडीएच क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। एडीएच और वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लड है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, इसलिए उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। तो वो क्या करता है, जो एक्टिवेट कर देता है, ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स के, उनको एक्टिवेट कर देता है। जो ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं वो किसको सिग्नल देते हैं, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को और क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो यहाँ पे क्या होगा, एडीएच की सीक्रेशन होगी फ्रॉम पोस्ट पिट्यूटरी। एडीएच होता है वो सीक्रेट होता है पिट्यूटरी में, और बनता कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फिर ये एक्ट करेगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, और एज ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो क्या करेगा, जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। इसमें क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी वाटर की और सोडियम की। सबसे पहले देखो वैसोप्रेसिन और एडीएच, ब्लड ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, पानी कम है, किसको एक्टिवेट कर देंगे, ब्लड वेसल्स के जो ओस्मो रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेंगे, हाइपोथैलेमस में एडीएच सीक्रेट होगा पोस्ट पिट्यूटरी से, बनता कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में, सीक्रेट कहाँ पे होता है, पिट्यूटरी में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसके ऊपर काम करेगा, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, और एज ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो क्या करेगा, जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा उसको बढ़ा देगा, और यहाँ पे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन वाटर का और सोडियम का ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मैकेनिज्म है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होती है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड वॉल्यूम भी कम होती है, और जीएफआर भी कम होता है। तो ये किसको एक्टिवेट कर देते हैं, जेजीए को। जेजीए कहाँ पे जाएगा, जेजी सेल्स में। जेजी का क्या मतलब है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे क्या सीक्रेट होगा, रेनिन। रेनिन क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिन होता है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन 1 हमारे किसी काम का होता नहीं है, तो एंजियोटेंसिन 1 को हम एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एस। एस क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये पाया कहाँ पे जाता है, लंग्स में। कहाँ पे पाया जाता है एस, लंग्स में। ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, ये एड्रिनल कोर्टेक्स में क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, हमारा पानी को रोक रहा था डीसीटी में। पीसीटी में क्या करेगा, ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन किसकी, H2O और सोडियम की, पानी की और सोडियम की, ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन के लिए पीसीटी में। और ये पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो वो क्या करेगा,
जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा उसको भी इंक्रीज कर देगा और जीएफआर को भी इंक्रीज कर देगा। ब्लड प्रेशर और जीआरएफ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सबसे पहले क्या है, ब्लड प्रेशर कम है, वॉल्यूम भी कम है, जीएफआर भी कम है। जेजीए को एक्टिवेट करेंगे वो जेजी सेल्स में, जेजी सेल्स में क्या सीक्रेट होगा, रेनिन। रेनिन एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। 1 किसी काम का नहीं है तो एंजियोटेंसिन 2 बनाएंगे एस की हेल्प से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कहाँ पे पाया जाता है, लंग्स में। ये क्या करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स में एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करेगा और डीसीटी में एल्डोस्टेरोन क्या करता है, पानी को वहां पे स्टोर करता है। एंजियोटेंसिन में पीसीटी में ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन के लिए किसकी, वाटर और सोडियम की, और ये एज ए पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर काम करता है। तो ये क्या करता है, बीपी को और जीएफआर को दोनों को बढ़ा देता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, लिवर में, और पाया कहाँ पे जाता है, ब्लड में। ठीक है, उसके बाद आता है एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। इसमें क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है हाई होता है, ब्लड वॉल्यूम होती है वो भी हाई होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एट्रियल वॉल होती है हार्ट की उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो क्या होगा, एएनएफ क्या करता है, एक्ट एज ए वेसोडाइलेटर। किसका काम करता है, वेसोडाइलेटर। किसको इनहिबिट करता है, रेनिन को भी इनहिबिट कर देता है, ये एडीएच को भी इनहिबिट कर देता है। तो जो यूरिन है हमारे, यूरिन कैसे हो जाता है, डाइल्यूट। ठीक है, क्या होता है इसमें, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो जो वाल्व है उनके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो एएनएफ क्या करता है, एक्ट एज ए वेसोडाइलेटर। और किसको इनहिबिट कर देता है, ये रेनिन को इनहिबिट कर देता है, एडीएच को इनहिबिट कर देता है, और यूरिन कैसा हो जाता है हमारा, डाइल्यूट। ठीक है, उसके बाद है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रिएशन। और कौन कौन से ऑर्गन होते हैं हमारे जो एक्सक्रिएशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले लंग्स। लंग्स क्या करते हैं, पर मिनट 200 ml CO2 को एलिमिनेट करते हैं, और कुछ वेपर्स को भी वो एलिमिनेट करते हैं। लीवर, लीवर क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। तो लीवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को, डिग्रेडेड स्टीरॉइड्स हो गए हमारे, विटामिन हो गए, ड्रग्स, बाइल पिगमेंट्स जैसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इनको क्या करता है, लीवर एलिमिनेट कर देता है। उसके बाद स्किन। स्किन कैसे करेगी, स्किन जो पसीना आता है हमारा, स्वेट या सुडोर्फिक भी बोल देते हैं उसको। तो जो पसीना होता है उसके अंदर होता क्या क्या है, क्या होता है उसपे, वाटर, NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड। अगर ये आ जाए कि स्वेट में क्या क्या होता है, कंपोजिशन क्या है उसकी, तो वाटर, NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड। उसके बाद है सेबेसियस ग्लैंड, ये ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, सीबम या ऑयल ग्लैंड होती है। इसमें क्या होता है, वैक्स, हाइड्रोकार्बन और स्टीरोल। तो लंग्स क्या करते हैं, पर मिनट कितनी CO2 को एलिमिनेट कर रहे हैं, 200 ml CO2 को, और कुछ वेपर्स को एलिमिनेट करते हैं। लीवर क्या करता है, जो कोलेस्ट्रोल है, डिग्रेडेड स्टीरोल्स है हमारे, जो बाइल पिगमेंट्स है लाइक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, उनको क्या करते हैं, विटामिन, ड्रग्स, इन सबको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। स्किन, स्वेट और सेबेसियस, स्वेट या सुडोर्फिक भी बोल देते हैं उसको। तो स्वेट में क्या क्या होता है, H2O, NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड। सीबम में क्या क्या आते हैं हमारे, वैक्स, हाइड्रोकार्बन और स्टीरोल। ठीक है, उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो सबसे पहले है उसमें ग्लैमरुलस नेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन। कहीं भी किसी भी बीमारी में देखिए उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलस में, या जो मेम्ब्रेन होती है वहां पे भी हो सकती है। तो उससे क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे, प्रोटीन्स बाहर आ सकते हैं जो कि हमें नहीं लेके आने हैं। प्रोटीन माइट फिल्टर आउट, प्रोटीन फिल्टर हो सकते हैं जो हमें नहीं करने हैं। ठीक है, रीनल कैल्कुलाई, इसको बोलते हैं किडनी स्टोन, पथरी बोलते हैं जिसको हिंदी में। ये क्यों होती है, इनसोल्युबल मास होता है, क्रिस्टलाइज्ड सोल्स ऑफ ऑक्जेलेट इन किडनीज। मोस्टली जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट ही होता है वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनसोल्युबल मास किसका, क्रिस्टलाइज्ड सोल्स का, कहाँ पे, और वो किसके होते हैं, ऑक्जेलेट के। मोस्टली किसके होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के, किडनी के अंदर। तो उसको बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। उसके बाद है एक्यूट रीनल फेलियर। इसमें जो होती है किडनी फेल्स टू वर्क, किडनी काम ही नहीं कर पाती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसी सिचुएशन में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की नीड हो जाती है। तो मान लो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो बॉडी क्या कर सकती है अपनी, उसको बॉडी रिजेक्ट भी कर सकती है, जिसको ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स लाइक कोर्टिसोल और साइक्लोस्पोरिन, ये दे सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद है यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है? ब्लड होता है, जो ब्लड के अंदर अगर यूरिया आ जाए, प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन ब्लड, उसको बोलते हैं यूरेमिया। ठीक है, इसको ट्रीटमेंट देते हैं हम हीमोडायलिसिस से। तो सबसे पहले क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलस का, या जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन्स माइट फिल्टर आउट, जो हमें नहीं करने। रीनल कैल्कुलाई, पथरी, किडनी स्टोन, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, इनसोल्युबल होते हैं वो। उसके बाद है एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर व्हेन किडनी फेल्स टू वर्क। तो उसमें क्या, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम? ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नीड होती है वहां पे, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अगर हो रहा है तो उसको बॉडी रिजेक्ट भी कर सकती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? टिश्यू की मैचिंग कराते हैं। जितनी मैक्सिमम टिश्यू मैचिंग जिसकी होगी उसी के साथ मतलब वही ट्रांसप्लांट करेंगे। तो इसमें क्या होता है? हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक कोर्टिसोल और साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूरेमिया। यूरेमिया प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन ब्लड, खून के अंदर हमारा यूरिया आ गया, तो इसका ट्रीटमेंट दे रखा है हीमोडायलिसिस। एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, हीमोडायलिसिस में क्या होता है? हीमोडायलिसिस में सबसे पहले हम ब्लड लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? कन्वीनियंट आर्टरी से या रेडियल आर्टरी से बोल सकते हैं। उसको क्या करते हैं? कूल करते हैं 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे, और क्या ऐड करते हैं उसमें? एंटीकोएगुलेंट या हेपरिन। हेपरिन क्या होता है? हमारा एंटीकोएगुलेंट होता है। ये आर्टिफिशियल किडनी का सेटअप करते हैं। तो आर्टिफिशियल किडनी यहाँ पे क्या होगा? आर्टिफिशियल किडनी जो है हमारा यूरेमिया में है क्या? ब्लड, जो हमारा ब्लड के अंदर क्या है? यूरिया। तो इसमें क्या होता है? डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है, और सेलोफेन ट्यूब होती है। सेलोफेन ट्यूब जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की, और सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल होती है, यहाँ क्या आ जाता है? फिर यूरिया बाहर आ जाता है। तो जो ब्लड होता है, ब्लड यहाँ से जब बाहर आएगा, यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से जब बाहर यूरिया बाहर निकल गया, तो ब्लड यहाँ से जब आएगा तो क्या होगा? ब्लड फ्री फ्रॉम नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ब्लड जो होगा उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं होंगे यहाँ पे। फिर क्या होगा? उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेकर आएंगे दोबारा से, और नया कोएगुलेंट ऐड करेंगे उसमें, और वो कहाँ पे चला जाएगा? दोबारा से कन्वीनियंट वेन में। सबसे पहले क्या है? हमने ब्लड लिया कन्वीनियंट आर्टरी से, उसको क्या करेंगे? हम कूल करेंगे 0 डिग्री पे। कूल करने के बाद जो हमारी आर्टिफिशियल किडनी का सेटअप है उसमें क्या करेंगे? उसमें क्या क्या है? डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, सेलोफेन ट्यूब है। सेलोफेन ट्यूब के अंदर जो हमारा जार है, तो वहां वो सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल होती है, यूरिया कहाँ आ जाएगा? यहाँ बाहर आ जाएगा। तो जो ब्लड आएगा, ब्लड के अंदर से यूरिया हट गया, यूरिया हट गया तो क्या होगा? ब्लड फ्री फ्रॉम नाइट्रोजीनियस वेस्ट। जो ब्लड होगा उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है हमारे, तो दोबारा से उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएंगे, बॉडी टेम्परेचर, और नया कोएगुलेंट ऐड करेंगे उसमें, तो दोबारा से वो कहाँ पे चला जाएगा? कन्वीनियंट वेन में चला जाएगा। ये होती है हीमोडायलिसिस। किसके लिए करते हैं? यूरेमिया के लिए। ठीक है,